हेलो मेरे प्यारे दोस्तों। इस सेशन में हम लोग पहले 10 स्टेप्स उन 10 स्टेप्स के बारे में जानेंगे जो अगर हम सही तरीके से ले लें, कंसिस्टेंटली ले लें, तो इस अगले 6 महीने में हमारी प्रिपरेशन बिल्कुल ऑन ट्रैक ऑसम चलेगी और हम एग्जाम फाड़ के रख देंगे। और उसके साथ साथ हम लोग 10 स्टेप सीखने के बाद कुछ 4 स्टोरीज कहानी भी मैं आपको सुनाना चाहूंगा, ताकि आप खुद को मोटिवेट भी कर पाएं और प्रॉपरली कंसिस्टेंटली वर्क करें, उसके लिए गाइड भी कर पाएं। तो पहली बात तो सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि ये याद रखना हमेशा कि कोई भी एग्जाम पास होना या फेल होना वो एक टेम्पररी इवेंट है। दुनिया क्या कहेगी, लोग क्या कहेगी, इससे आपको फर्क नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि वो दुनिया हर 6 महीने पे बदल जाती है। आप अभी एग्जाम निकाल लें 6 महीने बाद अगले, और वो दुनिया कुछ और कहने लग जाएगी। तो जो 6 महीने बाद अपनी बात बदल लेता है, उसको आप इतना क्यों सीरियसली ले रहे हैं? कोई भी एग्जाम आपको या आपके मेमोरी पावर को, कैपेबिलिटी को डिफाइन नहीं करता है। एग्जाम हमेशा टेम्पररी होता है, हर 6 महीने में चेंज हो सकता है, और ये सिर्फ इस बात पे डिपेंड करता है कि आपका पढ़ाई में इंटरेस्ट कितना था और आपकी पढ़ाई की स्ट्रैटेजी कितनी थी। तो अगर हम इंटरेस्ट लगा दें, मन लगा लें पढ़ाई में और अपनी स्ट्रैटेजी ठीक कर लें, तो हम पक्का एग्जाम निकाल सकते हैं। ये आप याद रखिएगा। दूसरी बात, आप सब डॉक्टर ऑलरेडी बन चुके हो और आपके पास कई जरिए हैं पैसे कमाने के और एक इज्जतदार लाइफ जीने की। तो ये एग्जाम में पास फेल होना को इतना सीरियसली मत लो। याद रखो, भाड़ में जाए दुनिया, हम बजाएं हारमोनिया। ओके, अपनी ग्रोथ पे फोकस करो, दुनिया की बातों पे नहीं। आओ समझते हैं कि हम क्या क्या स्टेप्स ले सकते हैं। तो पहला तो सबसे जरूरी स्टेप्स यही होता है लाइफ में, हर एक फेलियर के बाद, हर एक ऑब्स्टेकल के बाद, कि हमें अपने अंदर झांक के देखना होगा कि हमसे कमी कहां रही, हमने कहां गलती करी। 1-2 दिन का समय लो और खुद से ये बातें करो कि कहां क्या चीजें गलती रही और उसका प्लान बनाओ। और आपसे बेटर आपकी डायग्नोसिस कोई नहीं कर सकता है। मैं कितना भी आपकी हेल्प करूं, आप खुद की हेल्प सबसे अच्छी कर सकते हो। तो आमतौर पे ये 3 प्रॉब्लम निकल के आती है जब भी मैं बच्चों से बात करता हूं एग्जाम नहीं होने के बाद। तो वो 3 बातों पे मेन फोकस करते हैं। पहला तो उनका कहना होता है कि एग्जाम से पहले उनकी स्लीप साइकिल सही नहीं चली, आखिरी 10, 15, 30 दिनों में उनकी हालत बहुत फटी थी, बहुत एंजाइटी थी, और इसलिए वो रिवाइज नहीं कर पाए और एग्जाम में भी नर्वस हो गए और इसलिए परफॉर्म अच्छा नहीं कर पाए। तो एंजाइटी को हटाने का पहला स्टेप तो वही है कि एग्जाम को लाइफ और डेथ मत मानो। आप जितना रिलैक्स होकर एग्जाम दोगे उतना अच्छा परफॉर्म करोगे। दूसरा तरीका यह है एंजाइटी और स्लीप साइकिल के पार्ट पर, कि आप एग्जाम के 1 मंथ पहले से अपनी रूटीन को बिल्कुल एग्जाम के जैसा कर लें। बिल्कुल एग्जाम के जैसा करने का मतलब यह है कि 1 मंथ पहले से आपका 8 बजे फोन हो जाना चाहिए ऑफ। तभी आप 9-10 बजे सो पाएंगे और तभी आप ठीक टाइम पे एग्जाम के समय उठ पाएंगे। दूसरी बात, इस 1 महीने में जो आपका एग्जाम का टाइम है, यानी 9 से 11 या 12 जो होता है, और फिर एक 2 घंटे का ब्रेक और 2 से 4 का जो टाइम है ना, तो जो भी आपका एग्जाम टाइम है, अपने आप को फिक्स कर लीजिए कि इस एग्जाम टाइम में मैं PYQ प्रैक्टिस करूंगा। और PYQ प्रैक्टिस जब भी करिए तो 10-10 के ब्लॉक में करिए। 10-10 ब्लॉक का मतलब 10 क्वेश्चन बनाया फिर आंसर चेक किया, 10 क्वेश्चन बनाया फिर आंसर चेक किया, ताकि हमेशा एक चैलेंज बना रहे। क्योंकि पहले 10 में अगर आपने 5 सही किए, तो अब अगले 10 में आप 6 या 5 से ज्यादा सही करना चाहोगे ना। तो क्वेश्चन बनाते टाइम बोरियत नहीं फील होगी, उल्टा एक चैलेंज लगेगा। दूसरा क्या है कि एग्जाम में, एंजाइटी में, प्रेशर में आपका माइंड क्वेश्चन को याद नहीं कर पाता है, आंसर को। तो अगर आपने 10-10 के ब्लॉक में क्वेश्चन बनाया, तो आप हमेशा चाहोगे कि 5 से ज्यादा नंबर आए। अब आप आंसर देने से पहले रुकोगे, उस बात को अपने दिमाग से खींच के लाओगे और फिर आंसर दोगे। आप रिकॉल करके आंसर दोगे।
और एग्जाम में भी रिकॉल का ही टेस्ट होता है, आपके इंटेलिजेंस और स्मार्टनेस का नहीं। आप प्रेशर में कितना खींच के लाए दिमाग से और याद करके निकाल पाए, वही देखते हैं वो। तो अगर आप रोज 10-10 के ब्लॉक में क्वेश्चन बनाओगे तो रोज रिकॉल प्रैक्टिस करोगे, उससे क्वेश्चन बनाना इंटरेस्टिंग भी हो जाएगा, उससे रिकॉल की प्रैक्टिस भी हो जाएगी, और उससे एग्जाम सिचुएशन में आपकी एंजाइटी कम रहेगी, क्योंकि आप रोज उसी बात को कर रहे हो, तो एग्जाम के दिन भी आप वो नॉर्मली आउट ऑफ हैबिट कर दोगे। लेकिन कई बार बच्चे ये काम पीवाईक्यू का नहीं कर पाते हैं, क्योंकि पीवाईक्यू में जब वो पहले बनाते हैं तो 10 में से 3-4 ही सही होते हैं और वो पीवाईक्यू को छोड़ देते हैं, उनको डर लग जाता है। लेकिन आपको भी पता है डर के आगे जीत है, आप डरो मत। आप पहली बार 3-4 सही किया, 2 सही किया पहली बार, लेकिन जब आप अगली बार बनाओगे तब तो 6-7 सही हो जाएगा ना, और जब तीसरी बार बनाओगे तो 9-10 सही हो जाएगा। तो आपको बस उस पीवाईक्यू को बार बार बनाना है और आपके स्कोर इंप्रूव हो जाएगा। पहली बार के स्कोर से प्लीज डरिएगा मत। और ये 2 काम अगर आपने किया कि 1 महीने से 8 बजे फोन बंद, और रोज लास्ट के 1 महीने एग्जाम के टाइम में, उसी एग्जाम के टाइम में पीवाईक्यू बनाइए 10-10 के ब्लॉक में, 10 बना के चेक करिए, 10 बना के चेक करिए। तो इससे आपकी एंजाइटी और स्लीप साइकिल के इश्यूज को हेल्प मिल जाएगी। दूसरा, इससे आपका पीवाईक्यू का रिवीजन भी हो जाएगा लास्ट टाइम में, जिसके रिवीजन ना होने के चलते हमारे स्कोर में 20-30% का अंतर पड़ जाता है। ओके, और मैं हमेशा यह कहना चाहता हूं और कहता रहता हूं कि एफएमजीई के एग्जाम के प्रिपरेशन में बहुत जरूरी है कि एफएमजीई के साथ साथ नीट का भी 5 साल का प्रीवियस ईयर बनाया जाए। आपको मिलेंगे कुछ लोग ये कहते हुए कि प्रीवियस ईयर से क्वेश्चन नहीं आते हैं, वो उन लोगों ने प्रीवियस ईयर रिवाइज ही नहीं किया है ढंग से, इसलिए वो ऐसा कह रहे हैं। अभी मैंने नीट के एग्जाम जो 1 साल पहले हुआ था और एफएमजी का एग्जाम, दोनों के पेपर जब कंपेयर किए तो नीट के 5 क्वेश्चन एफएमजी में आ गए थे, और इसी तरह एफएमजी के भी एक क्वेश्चन सीधे नीट में आ गया था, और कई सारे रिपीट होते रहते हैं। तो नीट एफएमजी का लेवल एक तो सेम है, आप सब मानते भी हो। दूसरा, नीट में एक ही एग्जाम होता है तो उसका रिकॉल अच्छा होता है, एफएमजी का रिकॉल अच्छा नहीं होता, इसलिए नीट जरूर बनाना चाहिए। तीसरा, अगर एफएमजी का पेपर और क्लिनिकल आ गया, टफ आ गया, तो उसके क्वेश्चन आपको कैसे प्रैक्टिस होंगे? वो तभी प्रैक्टिस होंगे जब आपने पहले नीट के बना रखे हैं, आईएनआईसीटी के बना रखे हैं। कम से कम आईएनआईसीटी तो 1-2 साल ही बनाइए, लेकिन नीट 5 साल जरूर बनाइए। उससे आपको क्लिनिकल क्वेश्चंस के लिए भी आप प्रिपेयर रहेंगे और रियल एग्जाम के क्वेश्चंस का ट्रेंड पता चलेगा। ठीक है, तो प्लीज नीट 5 साल और एफएमजीई के 5 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को जरूर बनाइए। आपका टारगेट होना चाहिए कि हम इन क्वेश्चन को बनाने के साथ साथ इस पूरे टॉपिक को समझ सके। तीसरा और एक जरूरी कंप्लेन ये रहता है कि सर हमने पढ़ा तो खूब था, लेकिन हम कोचिंग्स में पढ़ते जा रहे थे और वो रजिस्टर भरते जा रहे थे, बैकलॉग बनते जा रहा था, लास्ट एग्जाम के 1-2 महीना पहले हम उसको रिवाइज नहीं कर पाए सही से, या फिर हमने पढ़ा था जो पहले दूसरे महीने वो भूल गए। तो इस भूलने वाली प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बहुत सिंपल है, लेकिन करना टफ है, बोलना आसान है। करना यह है आपको कि जो भी आप दिन भर में पढ़ें उसको या तो लास्ट के 1 घंटे में सोने जाने से पहले रिवाइज कर लें, और या तो अगले दिन सुबह उठ के रिवाइज कर लें। तो आप एक रूल जरूर बना लीजिए कि रिवाइज एवरी डे। जो भी आपने सेल्फ स्टडी किया है उसको उसी दिन या अगले दिन सुबह रिवाइज जरूर करेंगे। और ये टफ है, लेकिन ये सबसे ज्यादा रिजल्ट इसी से आएगा, रिवीजन से, है ना। आपको वो चीज फ्रेश हो जाएगी माइंड में। दूसरा, हर हफ्ते के एंड में जो भी उस हफ्ते में पढ़ा उसको रिवाइज करिए। 5 दिन पढ़ा, 6 दिन पढ़ा, 7वें दिन वो पढ़िए जो आपने 6 दिन में पढ़ा है। तो आपके 2 रिवीजन हो गए। और आखिरी ये है कि रिवाइज एट एंड ऑफ मंथ, महीने के एंड में जो भी आपने उस पूरे महीने में पढ़ा है उसको रिवाइज करने की कोशिश कीजिए। कम से कम जो गलतियां आपसे हुई, जहां आप मिस्टेक कर रहे थे बार बार, या जो आपको समझ नहीं आ रहा था, उस पार्ट को तो जरूर ही कर लीजिए। और अगर आपने हर दिन रिवाइज किया है, हर हफ्ते रिवाइज किया है, तो महीने के एंड में आपका रिवीजन इजी हो जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी 2 बार आपने रिवाइज कर लिया है, तो वो 1 दिन में आप कर पाओगे। और 1 दिन में नहीं तो 2 दिन दे देना उसको। हमेशा याद रखो
कि ज्यादा पढ़ने से ज्यादा जरूरी है ज्यादा रिवाइज करना। तो अगर आप इस पैटर्न पे चलोगे तो कभी भी जो आपने पढ़ा है वो ऐसा नहीं होगा कि 1 महीना पहले पढ़ा था सब भूल गए, क्योंकि आपने ऑलरेडी उसका 3 रिवीजन कर लिया। अब एक ये तीनों प्रॉब्लम तो बच्चे बताते हैं, बट एक ऐसी प्रॉब्लम है जो वो बता नहीं रहे हैं लेकिन कर रहे हैं। ये मुझे डॉक्टर गरिमा कटारिया हैं जो यहाँ एलन में नेक्स्ट में वर्क करती हैं, उन्होंने भी डिस्कशन में गाइड किया था कि ये उनके दोस्तों में और 145, 149, 140 स्कोर लाने वाले लोगों में भी बहुत आम दिक्कत है। वो दिक्कत क्या है कि वो जैसे ही एग्जाम में रिजल्ट नहीं आता है वो अपने सारे पुराने नोट्स और सब कोचिंग के ऐप को छोड़ देते हैं। वो सोचते हैं कि अब ये बेकार हो गया, अब हम नई चीज से पढ़ेंगे, और फिर वो अगले 3-4 महीने नोट्स बनाने और फिर से उसी काम में वेस्ट कर देते हैं, और बचे हुए 2 महीने में फिर वो फिर से गड़बड़ कर जाते हैं। तो प्लीज एक मेरी रिक्वेस्ट है ये आप सबसे कि एक बार जो आपने नोट्स या जो आपने वीडियो देख लिए, जो कोचिंग में आपने पढ़ लिया, उस बेसिक मटेरियल को ही अपना बार बार रिवीजन का सोर्स बनाइए। अगर कोई टीचर अच्छा लग रहा है आपको तो उस टीचर ने जो एक्स्ट्रा पॉइंट बोला है वो उस नोट में ऐड करिए। फिर से नए नोट्स बनाने का और पूरी चीज नई तरह से पढ़ने की कोशिश मत करिए, उसमें बहुत टाइम वेस्ट होता है और आपके 19 सब्जेक्ट हैं, आप थ्योरी ही पढ़ते रह जाएंगे, पीवाईक्यू नहीं बना पाएंगे अगर ये बार बार आपने मटेरियल चेंज किया। तो 2 बातों का ध्यान रखना है, एक तो हमें मटेरियल को चेंज नहीं करना है, हमें ऐड करना है अपडेट्स को और क्वेश्चंस को, ओके, जो आ चुके हैं, लेकिन चेंज नहीं करना है। दूसरा, हमें जो एग्जाम के टाइम में वो शुरू करेंगे देना अपडेट्स कि ये रीसेंट चीज है, रीसेंट बात है, रीसेंट है, वीडियोस डालना शुरू करेंगे, सारे कोचिंग से करते हैं, आप उनके ट्रैप में मत फंसिए। आपका फोकस हमेशा 2 चीजों पे होना चाहिए, पीवाईक्यू के टॉपिक्स और नोट्स, इन 2 चीज पे होना चाहिए, ओके। क्योंकि अगर आपके पीवाईक्यू के टॉपिक्स आपने कमांड कर लिए तो 90% क्वेश्चन इसी में से आएगा, और नोट्स पे भी आपके कमांड हो गए तो ये 90% भी नोट्स में इंक्लूडेड है और जो 5% और आ सकते हैं। तो आप पूरे सब्जेक्ट को जान सकते हो, बस इन 2 चीजों पर अपना फोकस और रिवीजन बनाए रखना, ओके। अब ये गलती मत करना, बार बार मटेरियल मत चेंज करिए, एक टीचर के मटेरियल को ही रिपीटेडली रिवाइज कीजिए। अगली बात क्या है कि बहुत से बच्चे हर दिन उनके टेलीग्राम ग्रुप पे 20-20 क्वेश्चन, 10-10 क्वेश्चन कोचिंग वाले डालते रहते हैं, और वो रोज 20-10 क्वेश्चन बनाते हैं, और एक अच्छी फीलिंग आती है कि आज मैंने 20-20 क्वेश्चन भी बना लिया, ये भी कर लिया, वो भी कर लिया, लेकिन जो क्वेश्चन वो बनाते हैं वो रिवाइज नहीं कर पाते हैं। अब इस पे मुझे एक कहानी याद आती है, आपने भी शायद वो स्कूल में पढ़ी होगी, 2 बीघा जमीन। उसमें क्या था कि एक किसान को ये चैलेंज दिया जाता है, वो ओपन चैलेंज था सबके लिए, कि तुम दौड़ो, जितने दूर दौड़ सकते हो दौड़ो, जितने दूर दौड़ के गोल घेर के वापस आ गए वो जमीन तुम्हें मिल जाएगी। तो किसान जब दौड़ना शुरू करते थे तो मोस्ट ऑफ द किसान, जो हमारा स्टोरी में वो था बंदा था, वो दौड़ते गया दौड़ते गया दौड़ते गया, उसे लगा कि और नया जमीन ले लें, और जमीन ले लें, और जान ले, और जमीन ले लें, और फाइनली वो दौड़ते दौड़ते ही मर गया, और आखिरी में उसे बस 2 बीघा जमीन की जरूरत पड़ी, वहां उसको दफनाया गया, काम खत्म। तो आज के टाइम में मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट वही 2 बीघा जमीन के किसान वाली हरकतें करते हैं, वो रोज क्वेश्चंस तो बनाते जाते हैं लेकिन उसको रिवाइज नहीं कर पाते हैं। अब बिना रिवीजन के वो तुम्हारी मेमोरी में टिकेगा ही नहीं, फिर तुम एग्जाम देने जाओगे तो तुमको ऐसा लगेगा कि ये क्वेश्चन पढ़ा तो है लेकिन या बी होगा या सी, इसमें कंफ्यूज हूं। तो क्लैरिटी तब आएगी जब आप बनाए हुए क्वेश्चन को रिवाइज कर लें। एक रूल बना लीजिए कि अगर मैं रिवाइज नहीं करूंगा तो मैं वो क्वेश्चन नहीं बनाऊंगा। और मैं ये मना नहीं कर रहा हूं कि टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप के क्वेश्चन मत बनाओ, बनाओ, लेकिन जो भी क्वेश्चन बनाओ फोन में ही ऑप्शन है, उसको क्लिक करके फोटो ले लो और उस क्वेश्चन को रिवाइज जरूर करो। समझे? मान लो आपको कोई बंदा या बंदी अच्छी लगी, अच्छा लगा, आपने उससे फोन नंबर ले लिया पहली बार और फोन नंबर लेके कॉल ही नहीं किया। अरे भाई, अगर कॉल ही नहीं करना था तो पहली बार मेहनत क्यों किया, फोन नंबर क्यों लिया? कोई रिजल्ट होगा क्या? समझ रहे हो कि नहीं बात को? सबसे जरूरी चीज है रिवीजन।
और पीवाईक्यू के रिवीजन 3 टाइम होने चाहिए, 3 बार होने चाहिए। अब कैसे 3 बार रिवीजन होगा? पहला तरीका यह है जो हमने पहले भी डिस्कस किया कि क्वेश्चंस को 10-10 के ब्लॉक में बनाओ, लेकिन 10-10 के ब्लॉक में पहले पहले मत बनाओ, वरना 10 में से 2 सही होंगे और कॉन्फिडेंस लूज होगा और तुम बनाना ही छोड़ दोगे। पहली बार क्या करो, सेकेंड टाइम बनाने में 10-10 के ब्लॉक में बनाओ। फर्स्ट टाइम जब आप क्वेश्चन बना रहे हो तो फर्स्ट टाइम क्वेश्चन बनाते टाइम क्वेश्चन को पढ़ो और उसका एक्सप्लेनेशन को पढ़ो। क्वेश्चन एक्सप्लेनेशन पढ़ने के बाद 3 तरह के क्वेश्चन को मार्क कर लो। उनको मार्क करो जो तुमने गलत किया। मतलब मैं क्या कह रहा हूं, पहली बार बस क्वेश्चन पढ़ो, पलट के आंसर पढ़ो। जो गलत हुआ उसको मार्क करो। फिर जो सही तो हुआ लेकिन तुक्के से सही हुआ, गेस मारा और राइट हो गया, तो जो गेस से सही हुआ वो भी लगभग गलत ही है ना, उसको भी मार्क कर लो। दोनों को ब्लैक पेन से या किसी एक पेन से मार्क कर लो। फिर एक तीसरे कलर से मार्क करो उन क्वेश्चन को जिनके एक्सप्लेनेशन बहुत धांसू दे रखे हैं, जिनके एक्सप्लेनेशन से 3-4 क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं, उनको मार्क करो। इन तीनों चीजों को मार्क कर लो पहली बार क्वेश्चन बनाते टाइम। फिर जब तुम दूसरी टाइम क्वेश्चन बनाओ तो दूसरी टाइम क्वेश्चन बनाने में 10-10 के ब्लॉक में बनाओ और हर 10 के बाद अपना रिजल्ट चेक करो। अब तुम बोलोगे कि 5 के ब्लॉक में क्यों नहीं, 20 के ब्लॉक में क्यों नहीं? देखो, अगर तुम 5 के ब्लॉक में बनाओगे ना तो हर बार छठा क्वेश्चन का आंसर देखने में चीटिंग कर लोगे और उसका आंसर जान लोगे अपने आप ही। 5-5 में चैलेंज नहीं आता है। 20 बनाओगे तो 20 क्वेश्चन बनाते बनाते तुम बोर हो जाओगे और तुम्हारा इंटरेस्ट ही नहीं रहेगा ये जानने में कि पहले वाले का आंसर क्या था। तो इसीलिए मैं कई बार प्रैक्टिस करने के बाद ये बता रहा हूं, 10-10 के ब्लॉक में क्वेश्चन बना के चेक करने का पैटर्न यूज करो। देखो 1 महीने में तुम्हारा स्कोर 20% से ज्यादा इंप्रूव कर जाएगा। ये ट्राई करके देखो, 10-10 के ब्लॉक में पीवाईक्यू बना के देखो। तो सेकंड टाइम जब बनाओगे तो फिर से ये तीनों को मार्क करोगे। रॉन्ग क्वेश्चन को करेक्ट बाय गेस और गुड एक्सप्लेनेशन को फिर से मार्क करोगे। और फिर थर्ड टाइम बिफोर एग्जाम जो भी तुमने मार्क्ड किया है उसको रिवाइज कर लो। रिवाइज ऑल मार्क्ड, जितने भी टिक लगाए हुए हैं उनको रिवाइज कर लो थर्ड टाइम में। तो आपका 3 रिवीजन भी हो गया और आप जो गलत कर रहे हो या एक्सप्लेनेशन अच्छा है उसको अपने माइंड में एग्जाम से पहले बैठा भी लिया। तो अब बहुत हाई चांस है कि आपका स्कोर इस पीवाईक्यू को 3 टाइम इस तरह बनाने से डेफिनेटली 20-25% इंप्रूव करेगा। ओके, अब ये तो चौथा पॉइंट है। पांचवा पॉइंट क्या है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को रिवाइज करने में हमारा फोकस होना चाहिए टॉपिक्स की ओर। सिर्फ क्वेश्चन का आंसर मत रटो, उसके टॉपिक को समझो। आप इस टाइम जो एग्जाम दिए थे रिसेंट वाला, उनके से पूछोगे तो वो भी बताएंगे कि इसलिए चैंटिंग हेल्प नहीं कर पा रही है क्योंकि चैंटिंग में हम लोग सिर्फ एक लाइन एक वर्ड वाले क्वेश्चंस को बना पा रहे हैं, जबकि एग्जाम में कई बार उन टॉपिक के डिटेल से क्वेश्चन आ रहे हैं। तो उन टॉपिक का डिटेल आपको मिलेगा कहां? इसीलिए नीट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बनाने हैं। और बेस्ट होगा कि आप बुक खरीद के बुक से पीवाईक्यू बनाइए, क्योंकि जब आप पीवाईक्यू बनाते हैं बुक से, बुक्स में एक्सप्लेनेशन नीट के पीवाईक्यू में खास करके, इवन एफएमजी पीवाईक्यू में भी, बट बुक नीट के पीवाईक्यू में एक्सप्लेनेशन डिटेल में होती है और वो एक्सप्लेनेशन आपको टॉपिक पे कमांड देने में हेल्प करेगी। प्लस आप अलग से भी ये कर सकते हो कि जो जो क्वेश्चन आया उनके टॉपिक्स को एक फोटो खींच के गैलरी बना लो और उसको नोट्स निकाल के उसको रिवाइज कर लो। लेकिन सारे टॉपिक को पेन से खुद लिखना, इसमें टाइम वेस्ट मत करो। मेन फोकस अपना बार बार रिवीजन पे रखो और टॉपिक कमांड पे रखो। ओके, और ये याद रखना, ये एक फैक्ट है कि हर एग्जाम में, चाहे वो कोई भी एग्जाम हो, 90% क्वेश्चन सेम टॉपिक से आता है। होगा क्या कि आपको आपके सीनियर मिलेंगे और वो बोलेंगे कि नए नए क्वेश्चन थे सारे, लेकिन ऐसा वो क्यों कहते हैं? क्योंकि जो क्वेश्चन प्रीवियस ईयर टॉपिक से आया या आसान आया वो तो एक बार में वो टिक कर दिए, नए क्वेश्चन में वो फंस जाते हैं। पुराने क्वेश्चन तो लगा देते हैं, नए क्वेश्चन में फंसते हैं, दिमाग ज्यादा लगाते हैं, तो नया क्वेश्चन ही उनके दिमाग में
एग्जाम के बाद भी अटका रहता है। इसीलिए वो बोल रहे हैं कि नए नए आ रहे हैं। नए नए कितने भी आएंगे वो टोटल के हमेशा 10 से 15% ही रहेंगे। 85 to 90% सेम टॉपिक से होगा। ये आप किसी भी सीनियर से पूछ लो जो एग्जाम क्वालिफाई कर चुका है, वो यही बोलेगा कि पीवाईक्यू के टॉपिक कमांड करना बहुत फायदेमंद है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बिना आप आगे मत बढ़ो। अब इसी बेसिस पे आपको अपनी स्टडी और प्रिपरेशन मटेरियल को डीक्लटर करना है। होता क्या है कि हमारे नोट्स में बहुत सी चीजें होती हैं, सब्जेक्ट बहुत सारा है, कंटेंट बहुत सारा है। अब अगर आपको सागर से मोती चुनना है तो कैसे चुनोगे सागर से मोती? दो तरीके हैं। पहला यह कि कूद जाओ सागर में, गोते लगाते रहो और कहीं ना कहीं से मोती मिल जाएगा शायद। दूसरा तरीका यह है कि उन लोगों से पूछो जो मोती निकाल चुके हैं कि भैया कहां से मोती मिला था तुम्हें, और नाव से चुपचाप उस एरिया में पहुंचो, वहां कूदो और वहां मोती मिलने का चांस ज्यादा है ना। यानी हर एक सब्जेक्ट की अगर आपने एक बेसिक थ्योरी पढ़ ली है, पहले जो आपने एक बार एग्जाम दिया है तो बेसिक थ्योरी आपने मोस्ट ऑफ द सब्जेक्ट की पढ़ी होगी या एमबीबीएस में पढ़ी होगी, तो जिसका भी आपने बेसिक थ्योरी पढ़ लिया है उसमें यह गलती मत करो कि पहले मैं पूरा थ्योरी पढ़ूंगा, रिवाइज करूंगा, तब क्वेश्चन बनाऊंगा। नहीं, पीवाईक्यू आप बिफोर थ्योरी करो। अगर बेसिक नॉलेज प्रेजेंट है तो, इफ बेसिक नॉलेज इज प्रेजेंट, अगर आप उस सब्जेक्ट को थोड़ा बहुत मोटा मोटी भी जानते हैं तो बेसिक नॉलेज आपकी है। अब बेसिक नॉलेज के बेसिस पे आप एक बार सारे पीवाईक्यू को देख लो। ऑफ कोर्स इस टाइम आपको क्वेश्चन पढ़ना है, आंसर देखना है, क्वेश्चन पढ़ना है, आंसर देखना है, और ये नहीं सोचना है कि 10 में से 2 ही क्यों सही हो रहे हैं, होंगे ही, आप तो बस क्वेश्चन आंसर देख रहे हो। अब आप बोलोगे सर अभी तो मुझे याद भी नहीं है, अभी मैं पीवाईक्यू क्यों देखूं, पहले पढ़ लेता हूं। भाई थ्योरी इंडलेस है, थ्योरी कभी खत्म नहीं होगी, समुंदर की तरह है थ्योरी। आप उस थ्योरी में खो जाओगे और रिवाइज और कंपाइल नहीं कर पाओगे। इसलिए सबसे बेस्ट है पहले ही जान लो कि किन पार्ट से क्वेश्चन आते हैं, किन पार्ट से क्वेश्चन नहीं आते हैं। यही मतलब हुआ डीक्लटर का। कचड़ा को अपने नोट से हटाइए। जो पार्ट से क्वेश्चंस नहीं आ रहे हैं, जो पार्ट आपके नॉलेज में यूजफुल नहीं है, उसको रिवाइज बार बार करने का क्या फायदा है। आप उस एरिया पे फोकस करो जो पीवाईक्यू है, उनके टॉपिक हैं। तो इसके लिए पहले पीवाईक्यू बना लो, तब थ्योरी पे जाओ, अगर आपका बेसिक नॉलेज है तो। अगर बेसिक नॉलेज नहीं है तो पहले एक बार बेसिक नॉलेज ले लो 3 4 5 6 दिनों में, फिर पीवाईक्यू पे चले जाओ। लेकिन पीवाईक्यू को कभी भी ये मत सोचो कि अक्टूबर नवंबर में जब कोर्स खत्म होगा तब पीवाईक्यू देखेंगे, क्योंकि अगर आपने इतना लंबा टाला तो फिर अक्टूबर नवंबर में पीवाईक्यू बनाने के बाद आप उसको रिवाइज नहीं कर पाएंगे। और अब ये भी बात हुई थी ना, बिना रिवीजन के कोई फायदा नहीं है उस क्वेश्चन को बनाने का। तो इसलिए पीवाईक्यू आप जितनी जल्दी प्रिपरेशन में स्टार्ट करेंगे उतना हाई चांस है रिवीजन का, और उतना हाई चांस है आपके स्कोर के इंप्रूव होने का। ओके, तो प्लीज अपने स्टडी मटेरियल में से कचड़े को हटाइए और पहले पीवाईक्यू बना के क्लियर हो जाइए कि आपके लिए कौन सा पार्ट इंपॉर्टेंट है, उन टॉपिक को डिटेल में जाइए। ओके, नेक्स्ट क्या है कि कई स्टूडेंट्स इसलिए नहीं क्लियर कर पाते हैं क्योंकि वो मेडिसिन और सर्जरी को ही छोड़ देते हैं। सोचते हैं कि हमें 185 तो लाना है, तो ये दोनों छोड़ देते हैं। ये बहुत ही गलत स्ट्रेटेजी है, क्योंकि मेडिसिन सर्जरी मेजर सब्जेक्ट्स हैं और आपका कॉन्फिडेंस हमेशा लो रहेगा अगर आप उन बड़े सब्जेक्ट को छोड़ोगे तो, है ना। और आपको पता है कि जितना आप कॉन्फिडेंट हो उतना ज्यादा आप खुश रहोगे और माइंड में चीजें जल्दी लॉन्ग टर्म मेमोरी में जाएंगी। इसलिए मैं तो कहता हूं सबसे पहले अपने रिवीजन में मेडिसिन सर्जरी को ही रिवाइज करो, सबसे पहले उसी को प्रिपेयर करो, ताकि आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाए कि मैंने मेजर सब्जेक्ट को पहले उड़ा लिया है और आपका परफॉर्मेंस इंप्रूव हो जाए। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि जो जो सब्जेक्ट आपने मान लो पिछले बार तैयारी में छोड़ दिए हैं, उनको इस बार मत छोड़ो, उनको कवर करो। अभी आपके पास टाइम है, आप फिर से प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं, तो इंक्लूड दो सब्जेक्ट, उन सब्जेक्ट को इस बार इंक्लूड कर लो, फिर से मत छोड़ना। दूसरी बात, कुछ स्टूडेंट्स दोस्त मेरे प्यारे ऐसे भी हैं जो 3 4 बार दिए और हर बार उनका स्कोर 100 से कम आ रहा है। वो क्या करें? तो पहली बात तो ये कि
100 से स्कोर कम आना भी कभी भी आपको डिफाइन नहीं कर रहा है, वो बस ये बता रहा है कि भाई आपका इंटरेस्ट कहीं और है, आपके घर में या पर्सनल कोई प्रॉब्लम चल रही होगी जिसमें आपका ध्यान फंसा हुआ है, या आपकी स्ट्रेटेजी ही सही नहीं है, या आपका बेसिक नॉलेज बिल्कुल सही नहीं है और आप हर 6 महीने पे ये कोशिश कर रहे हैं कि जल्दी जल्दी रटें और एग्जाम निकल जाए, जबकि प्रॉब्लम बेसिक नॉलेज की कमी की है। तो मेरा बस सजेशन है, और जो भी मैं इस वीडियो में कह रहा हूं याद रखना वो सिर्फ सजेशन है, आपको मैं गाइडलाइन नहीं दे रहा हूं। याद रखना, सुनो सबकी, करो मन की। तो मेरी बस गाइडलाइन है, आई एम नॉट डायरेक्टिंग यू, ओके, सजेस्टिंग यू। समझो, पहला काम तो मेरे हिसाब से इन दोस्तों को यह करना चाहिए कि ब्रेक लें और फिर से रीस्टार्ट फ्रेश करें। अगर कुछ बहुत ज्यादा फाइनेंशियल प्रॉब्लम है उसके चलते आप नहीं पढ़ पा रहे हो तो 1-2 महीना काम कर लो और माइंड में बना लो कि हाँ मैं लंबी तैयारी करके 1 साल की तैयारी करके तब दूंगा। अगर आपको लग रहा है कि आपका बेसिक नॉलेज सही नहीं बन पा रहा है तो, और अगर आपको लग रहा है बेसिक नॉलेज सही है बस मन नहीं लग रहा है पढ़ने में, तो थोड़ा सा ब्रेक लो और फिर से लग जाओ। तो जिनका भी सब्जेक्ट पे बेसिक कमांड नहीं है उनको तो सब्जेक्ट्स डिटेल में पढ़ने चाहिए, या तो टीचर बदल लो, कोचिंग बदल लो, या खुद थोड़ा सा टाइम लो और उस सब्जेक्ट को डिटेल में पढ़ो। प्लान कर लो पहले से ही कि हाँ भाई इस 6 महीने का मैं नहीं देना है, मुझे 1 साल बाद का देना है, लेकिन देना ऐसा है कि 200 लाऊं। तो आप रिलैक्स हो जाओगे और आपकी स्ट्रैटेजी जो है वो स्टेप बाय स्टेप बढ़ते रहोगे तो ज्यादा अच्छी आएगी। बट एक मेजर रीजन है जो 100 से कम ला पा रहे हैं, मैंने देखा है उनके साथ एक मेजर रीजन होता है कि या तो फाइनेंशियल फैमिली बर्डन के चलते वो बेचारे नहीं पढ़ पा रहे हैं, या तो कुछ पर्सनल इशू है, सेल्फ डाउट है जिसके चलते। तो जो भी फाइनेंशियल फैमिली रीजन है उन सबको कहो कि 6 महीने बाद देख लूंगा, 6 महीने बाद मैं हैंडल कर लूंगा। माइंड से कह दो कि 6 महीने बाद देख लूंगा यार, 6 महीने बाद हैंडल कर लूंगा, ठीक है, ओके। मान लो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड का इशू है, 6 महीने बाद देख लेंगे, फैमिली का 6 महीने बाद देख लेंगे, है ना। और मैं गारंटी देता हूं आपको, मैं अपनी लाइफ से ही बता रहा हूं कि अगर आप लगे रहे, ग्रोथ डेली डेली करते रहे, तो आने वाले समय में जो भी आप अभी पैसा ले रहे हो साल भर में, वो आप हर महीने घर पे दोगे। जो आप साल भर में अभी पैसा ले रहे हो ना, वो 30 साल से लेकर 60 साल तक हर महीने आप घर पे दोगे। तो इतना लोड मत लो घर के पैसे लेने का। अगर कंडीशन इतनी खराब नहीं है तो पेरेंट्स को भी मजा आता है बच्चों को पढ़ाने में, पैसे देने में, है ना। मैं बड़ा भाई था, छोटे भाई बहनों को पैसा देने में मुझे भी मजा आता है, अभी भी आता है। तो उस टाइम भी आता था जब मेरे पास नहीं होते थे। तो वो एक पेरेंट्स का भी प्राउड है। इतना लोड मत लो, फोकस करो। 6 महीने सारी प्रॉब्लम को पोस्टपोन कर दो, सॉल्व नहीं कर सकते हो तो पोस्टपोन कर दो, 6 महीने बाद माहौल बनाएंगे और खुद पे काम करोगे तो धीरे धीरे तुम सच में इतने सक्सेस हो जाओगे कि हर एक महीने, हर एक साल का खर्चा जो भी तुमने लिया है वो हर एक महीने घर पे दिया करोगे, सच में, बिलीव मी। आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि इसके अलावा 3 स्टेप्स हम क्या ले सकते हैं जो श्योर कर दे कि हमारी प्रिपरेशन अच्छी होगी। एक सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप्स है कि आपके लाइफ में जो अच्छी चीजें हैं, ब्लेसिंग्स हैं, उनको मत भूलो। क्योंकि अगर आप ब्लेसिंग्स को भूलोगे तो उदास होगे और परफॉर्मेंस खराब होगी, और अगर आप ब्लेसिंग्स को याद करोगे तो खुश रहोगे, और खुश रहने से हर जगह परफॉर्मेंस बेटर होती है। आप भी जानते हो क्या क्या ब्लेसिंग्स है एक डॉक्टर की लाइफ में। एक तो हम अभी बात कर रहे थे, पैसा बहुत है, एक्चुअली पैसा बहुत है और आप कमाओगे, गारंटी मेरी है पर्सनल। बस आप ग्रोथ पे अपने फोकस करते रहो, डेली डेली बढ़ते रहो। थोड़ा सा कभी कभी कंफर्ट जोन ब्रेक करना पड़ता है, शहर में अच्छी कमाई नहीं है, थोड़ा सा पेरिफेरल में निकल जाओ, एक क्लिनिक खोलो, साथ में एक टेस्ट फैसिलिटी, एक फार्मेसी की दुकान खोलो, 3 इनकम हो जाएगी। इनकम की कोई दिक्कत नहीं है डॉक्टर की लाइफ में, मैं बता रहा हूं, इन्वेस्टमेंट भी ज्यादा नहीं है। अब दूसरा ब्लेसिंग क्या है कि हमारी रिस्पेक्ट बहुत है। ओहो, इतना रिस्पेक्ट क्या बताएं, है ना। पुलिस वाले सलामी दे रहे हैं, है ना, लोग शादी करने के लिए आ रहे हैं, ऑफर आपके पास, है ना, मौसम माहौल है पूरा, गांव घर हर जगह सोसाइटी में रिस्पेक्ट बहुत है। तीसरा ब्लेसिंग हमारे लाइफ में यह है कि हम बिना पैसा खर्च किए हुए किसी की भी हेल्प कर सकते हैं जो जरूरतमंद है, रोड पे पड़ा है। और आप में से हर एक ने कभी ना कभी लाइफ में किसी रोड पे पड़े हुए इंसान की हेल्प जरूर करी होगी, और जब आपने उस इंसान की हेल्प करी होगी उस टाइम आपको कोई देख नहीं रहा था,
आपने वो हेल्प किसी को दिखाने के लिए भी नहीं करी थी, आपने वो हेल्प करी और आपको अंदर से एक अलग सी एक खुशी मिली, है ना। तो यानी, और वो खुशी सच्ची खुशी थी जो आपको उस टाइम महसूस हुई सिर्फ हेल्प करके। तो डॉक्टर होने का एक बड़ा फायदा यह है कि बिना पैसा खर्च किए हुए सिर्फ अपने ओपिनियन, सजेशन से हम सच्ची खुशी हासिल कर सकते हैं दूसरों की मदद करके। यानी लाइफ में कुछ भी प्रॉब्लम चल रही हो, कभी भी यह मत सोचना कि आपको सच्ची खुशी नहीं मिलेगी या उससे आप दूर हैं, बिल्कुल नहीं। कभी भी आप दूसरों की हेल्प करके, बिना पैसा खर्च किए हुए, सिर्फ सजेशंस दे करके, उनकी लाइफ बेटर करके सच्ची खुशी पा सकते हैं। इसके अलावा भी डॉक्टर के लाइफ में ब्लेसिंग ही ब्लेसिंग है। हम लोग एक तो किसी पे निर्भर नहीं है ड्यूटी के लिए, अगर नहीं पसंद है मालिक, बम पे लात मारो, अपनी दुकान कहीं भी खोल दो। फिर हम लोग नेचर कैलेमिटी हो, कोरोना हो, फ्लड हो, कुछ भी हो, अगर जिंदा बचे तो हमारी कमाई बढ़नी ही बढ़नी है, मार्केट फ्लक्चुएशन डिपेंडेंट नहीं है। तो आप सब डॉक्टर बन चुके हो, कमाई के कई रास्ते हैं आपके पास, कई ब्लेसिंग्स हैं आपके साथ। याद रखना कि आप इंडिया के टॉप 5% पॉपुलेशन में हो, और अगर आप अपनी लाइफ में जो पॉजिटिव है वो नहीं खोज पाओगे तो बचे हुए नीचे वाले 95% इंडियन बेचारे क्या करेंगे। तो ब्लेसिंग्स याद रखना बहुत जरूरी है, वो हमारा परफॉर्मेंस बढ़ाता है, हैप्पीनेस लाता है। और हम पिछले, जब भी आपने 6 महीने तैयारी करी होगी तो उसमें आपने कुछ अच्छे काम भी किए होंगे, कुछ अच्छी तैयारी भी, कुछ महीने तक, कुछ टाइम तक अच्छे स्टेप्स लिए होंगे। उन स्टेप्स को भी एक बार याद करो कि क्या क्या अच्छा किया था। जैसे मान लो आप में से कुछ लोग लाइब्रेरी में 6 से 8 घंटे लगातार बैठ पा रहे थे, तो एप्रिशिएट करो इस बात को कि हां मैं बैठ तो पा रहा था, और क्यों बैठ पा रहा था वो देखो, क्या क्या फैक्टर था जिसके चलते बैठ पा रहा था। मान लो आपने पिछले प्रिपरेशन में कुछ सब्जेक्ट पे बहुत स्ट्रॉन्ग कमांड बना लिया, तो उन सब्जेक्ट पे स्ट्रॉन्ग कमांड कैसे बनाया वो देखो, वो भी जरूरी है। फिर हो सकता है कि आप में से कुछ लोगों ने अपनी रूटीन बहुत अच्छी कर ली होगी, उठने की, सोने की, खाने की, पीने की, तैयारी की, तो वो रूटीन अच्छा किया था, उसके लिए भी एक बार खुद को अप्रिशिएट करो कि वाह, और उस रूटीन को कैसे अच्छा किया था वो सोचो और वो फिर से अभी लाओ। तो अगर आप पीछे किए हुए अच्छे कामों को देखोगे तो आपको एक तो अच्छी हैप्पीनेस फील आएगी कि हाँ मैंने अच्छा तो किया था, दूसरा आपको वहां से स्टेप्स मिलेंगे, मोटिवेशन मिलेगा कि कैसे आप आगे की जर्नी में और अच्छा कर सकते हो। पहले का बेस ले लो, उसके ऊपर थोड़ा और अच्छा कर दो, ठीक है। तो ये 8वीं बात है, बहुत जरूरी है। अगली बात यह है कि हम लोग कई बार फेल होने के बाद अपने पेरेंट्स का फोन उठाना छोड़ देते हैं, उनको रिप्लाई करना बंद कर देते हैं, दोस्तों से और इनसे भी दूर जाते हैं, ये सोच के कि वो क्या हम बोलेंगे। और मेरे साथ भी ऐसा हुआ था, जब मैं भी कई बार लाइफ में फेल हुआ हूं, फेल होता था तो मैं चुप हो जाता था, गायब हो जाता था। बट उस गायब होने में प्रेशर तो अपना ही बन रहा है ना अंदर अंदर। तो मेरे हिसाब से बेस्ट ये होता है कि खुल के अपने दोस्तों और पेरेंट्स को बता दो कि मैं इस बार नहीं निकाल पाया, और जब भी ये लाइन बोलो कि नहीं निकाल पाया, एक लाइन साथ में और जरूर बोलना कि मैं इस बार अपना 100% दूंगा और डेली ग्रोथ करूंगा, और अगर मैं डेली ग्रोथ करता रहा तो मैं जानता हूं कोई भी एग्जाम, कोई भी रिजल्ट मेरे से दूर नहीं है। ये कॉन्फिडेंस आप पहले तो खुद में लाओ, और ये बात, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। आप जानते हो, एक लड़का मिला था मुझे डीपीजीआई में एक वो चल रहा था सेरेमोनियल, जो पास कर गए उनको, तो उसने बताया कि सारे के सारे स्टूडेंट जो प्रिपेयर करते हैं वो पास करते हैं, फेल कोई नहीं करता है। फेल सिर्फ वो करते हैं जो तैयारी छोड़ देते हैं या जॉब करने लग गए और ऐसे टाइम पास में एग्जाम दे रहे हैं, तैयारी कर ही नहीं रहे हैं, वही फेल हो रहे हैं। जो लगा हुआ है वो पास जरूर करेगा, आज नहीं तो कल करेगा, बस उसको खुद की ग्रोथ पे फोकस करना है। तो इसलिए ये बहुत जरूरी है कि आप ये याद रखिए कि अगर मैं हर दिन प्रोग्रेस करूंगा तो कोई एग्जाम रिजल्ट डिफिकल्ट नहीं है। इसके लिए मैं आपको एक स्टोरी सुनाना चाहूंगा। जब मैं यहां गौतम नगर में सपना लाइब्रेरी थी गुरुद्वारे के पास, वहां पढ़ता था, तो मेरे साथ 2 दोस्त प्रिपेयर करते थे।
एक दोस्त ने 155 मार्क्स लाया, वो पार कर गया, और एक ने 144 या ऐसे कुछ लाया था और वो बेचारा नहीं पास कर पाया। जिसने पास कर लिया उसके पास होने के बाद 3 महीने का टाइम लगा सर्टिफिकेट आने में, उसने आराम से मस्ती वस्ती मारी, और फिर इंटर्नशिप मिलने में भी 3 महीने टाइम लगे, 3-4 महीने, उसने उस टाइम भी मस्ती मारी, इंटर्नशिप ज्वाइन किया और फिर धीरे धीरे तैयारी करने लगा, लाइफ अच्छी चल रही थी। लेकिन जो लड़का फेल हुआ, उसने इस बात को ले लिया कि भाई अब तो मैं दिखा के रहूंगा कि मैं हूं, फोड़ू तूफान है मेरे अंदर। और उसने क्या किया कि जो भी नोट्स अपने बनाए थे उसको लिया, पीवाईक्यूज को लिया, और अपनी वीकनेस आइडेंटिफाई करके उन पे वर्क करना शुरू किया, उन सब्जेक्ट को पढ़ना शुरू किया, पीवाईक्यू और नोट्स को रिवाइज करना शुरू किया लाइब्रेरी में बैठ के बस। और 6 महीने बाद उसने 204 नंबर लाए एमसीआई एग्जाम में। 204 नंबर लाने के बाद मैं देखता था कि वो मेरा दोस्त अगर चलता भी था ना, तो चलता और उछलता साथ में था, है ना। अगले 3 महीने जो उसको ब्रेक मिला इंटर्नशिप मिलने में और डिग्री आने में, उसने वो टाइम वेस्ट नहीं किया, आईएनआईसीटी और नीट का पीवाईक्यू पहले ही बना डाला, और इतना कॉन्फिडेंस था उसमें ना 204 लाने की चलते कि अब तो मैं फाड़ दूंगा एग्जाम। और रियली जब उसने इंटर्नशिप खत्म होने के बाद एक एग्जाम दिया नीट का, तो 1158 रैंक लाया और सफदरजंग से मेडिसिन उठाया। तो इस स्टोरी में 155 मार्क्स लाना बेटर है या 144 मार्क्स लाना बेटर है? इस स्टोरी में किसके साथ बेटर हुआ? तो यही मैं समझाना चाह रहा हूं कि एग्जाम हमेशा टेम्पररी है। मैं ये नहीं कह रहा हूं 155 वाले के साथ बुरा हुआ, लेकिन आप 144 वाले के साथ इस स्टोरी में बेटर हुआ ना। तो ये मत सोचो कि फेलियर है। फेलियर से हो सकता है कि आप खुद पे वर्क करें, 200 या 180 से ऊपर नंबर लाएं, और एक बार आप 180 190 से करीब नंबर ले आए, तो जब भी जिंदगी में आप शीशा देखोगे, ऐसा फील आएगा कि वाह क्या लौंडा है, वाह क्या बंदा है, क्या मस्त काम किया इसने। तो ये फेलियर एक अपॉर्चुनिटी हो सकती है लाइफ लॉन्ग का कॉन्फिडेंस लाने के लिए। ओके, इसीलिए मैं कभी भी किसी सक्सेस पार्टी में जाता ही नहीं हूं एग्जाम के, क्योंकि मुझे लगता है कि ये सक्सेस नहीं है। सक्सेस तब है जब आप डेली ग्रो कर रहे हो, डेली अपने ऊपर काम करके खुद को बेटर बना रहे हो, खुद से। वही मेन टारगेट होना चाहिए। तो आखिरी पॉइंट क्या है, 10वां पॉइंट क्या है, जिससे ये श्योर हो जाएगा कि हमारे प्रिपरेशन सही चलेगी और रिजल्ट आएगा? वो है कि अपने ऊपर हार्ड मत हो, खुद को क्रिटिसाइज करना बंद करो। सबसे जरूरी टॉक वो होती है जो हम खुद से करते हैं, और अगर खुद की टॉक में हम खुद की मारेंगे, खुद पे निगेटिव होंगे, तो हम ग्रो नहीं कर पाएंगे। एक स्टोरी से समझो। 2 पेरेंट हैं, एक हैं शर्मा जी, एक हैं वर्मा जी। ठीक है, शर्मा जी का जो लौंडा है वो लाया 80% नंबर, और शर्मा जी बोले कि क्या फायदा तुम्हें इतना पढ़ाने का, 80% ही लाए, 20% ला ही नहीं पाए तुम, और कभी जिंदगी में बहुत बढ़िया नहीं करोगे क्या? खाली 80% लाते हो? क्या कमी कर दी है मैंने खाने में, पढ़ाने में, ओढ़ने में, नहाने में, धोने में? तो भैया जम के इसकी बजाई कि भाई तुमने तो नाम खराब कर दिया हमारा। वर्मा जी के लौंडे को देखो, वो कितना कम फैसिलिटी में भी कितना अच्छा कर रहा है, ऐसा बोला शर्मा जी ने अपने बच्चे से। वर्मा जी के लौंडे की बात करें तो वर्मा जी के बच्चे ने भी 80% लाया, लेकिन वर्मा जी ने अपने बच्चे को 80% आते ही शाबाशी देना शुरू कर दिया कि वाह मेरे लाल, क्या मस्त लाल पीला किया है, इतने कम मेहनत में 80% ले आए, तुम तो एकदम बहुत फाड़ू इंसान हो, लगे रहोगे तो और लाओगे, लेकिन इतना जो लाए हो इससे हम बहुत खुश हैं, बहुत बढ़िया। इसको किया एप्रिशिएट। अब ये बताओ कि इस स्टोरी में जब अगला सेकंड एग्जाम होगा तो कौन बेटर परफॉर्म करेगा? शर्मा जी का लौंडा बेटर परफॉर्म करेगा अगले एग्जाम में, जिसको कि बहुत डांट पड़ी है, बहुत लतियाया गया है, या वर्मा जी का बच्चा अच्छा परफॉर्म करेगा अगले एग्जाम में, जिसको बहुत शाबाशी मिली है? क्या आंसर है? आई एम श्योर आप समझे होंगे। कौन अच्छा करेगा? डेफिनेटली
वर्मा जी का बच्चा अगले बार अच्छा करेगा, क्योंकि 80% लाने पे उसको शाबाशी मिली है तो वो 82 लाने की कोशिश करेगा, और इसको डांट पड़ी है तो क्रिटिसिज्म से परफॉर्मेंस खराब होता है। अब ये स्टोरी मैं आपको क्यों सुना रहा हूं? क्योंकि इस स्टोरी में शर्मा जी या वर्मा जी आप खुद हैं, और ये जो शर्मा जी वर्मा जी का बच्चा है वो बच्चा आपका ब्रेन है। और हम में से 95% लोग शर्मा जी की तरह काम करते हैं, अपने ब्रेन को रोज डांटते रहते हैं, रोज मारते रहते हैं, रोज उसको गलियाते रहते हैं कि तुम ये भी पढ़े थे वो भी भूल गए, ये क्वेश्चन पढ़े थे ये भी गलत हो गया, ये भी सिली मिस्टेक हो गया, अस अस अस। देखो लाइब्रेरी में ये आवाज आती रहती है इस करके, है ना। वो मोस्टली हम लोग खुद के ऊपर बहुत हार्ड हैं, अपने बच्चे को शर्मा जी की तरह बहुत थपिया रहे हैं, जबकि हमें बनना क्या चाहिए? वर्मा जी। 10 में से 3 सही हुए, लेकिन 3 तो सही हुए ना। उस 3 सही होने के लिए एक बार तो अप्रिशिएट करो कि वाह भाई क्या बात है, 3 सही कर दिया, अब 4 करेगा अगला, या फिर 3 भी कर दिया कम से कम, बहुत बढ़िया। आपने प्लान बनाया था 8 घंटे पढ़ने का, आप पढ़े आधा घंटा। अब उस आधा घंटा पढ़ने के बाद आप 2 काम कर सकते हो, या तो खुद को खूब गाली दो कि 7.5 घंटा वेस्ट कर दिया, वेस्ट कर दिया, वेस्ट कर दिया, कुछ फायदा नहीं होगा, अगले दिन आप पूरा दिन वेस्ट करोगे फिर, क्योंकि अब मूड ऑफ हो गया, अब उसको ठीक करने पे लग जाओगे। लेकिन अगर आपने आधा घंटा पढ़ने को अप्रिशिएट किया कि वाह एटलीस्ट आधा घंटा तो बैठा, कल तो 0 था, आज कुछ तो अच्छा हुआ, और ऐसा सिचुएशन आया फिर भी बैठ गया, तो अप्रिशिएट करोगे तो ही चांस है कि अगले दिन आधा घंटा बढ़ के 1 घंटा होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप्स है कि आप अपने आप से निगेटिव बातें ना करें। याद रखना, आपकी मेमोरी कहीं वीक नहीं है, किसी की मेमोरी वीक नहीं है। जो भी ऑलरेडी यहां तक पहुंच चुका है, इतने टाइम तक बैठ पा रहा है, उसको ना आयोडीन डिफिशिएंसी है ना ऑटिज्म है, उसकी मेमोरी बराबर है। डिफरेंस है कि आपका इंटरेस्ट पढ़ाई में नहीं है, किसी प्रॉब्लम की वजह से या किसी बंदे की वजह से अलग जगह है, या आपकी स्ट्रैटेजी ठीक नहीं है। इंटरेस्ट और स्ट्रैटेजी ठीक कर दो, आप बिल्कुल फाड़ दोगे। और प्लीज हमेशा वर्मा जी की तरह एप्रिशिएट करते रहना, ओके? वर्मा जी के पराठे मत खाते रहना, लेकिन एप्रिशिएशन करते रहना। अब इसके लिए बेस्ट क्या होता है कि एक रूटीन बनाओ, क्योंकि मैं ये कितना भी बोलूंगा ना, आप फिर से उसी हैबिट में चले जाएंगे, क्योंकि आपके पेरेंट्स और टीचर्स ने भी मोस्टली डांट डांट के आपको क्रिटिसाइज करके पढ़वाया है, तो आप भी अपने आप के साथ वही करते हो। आपको इस हैबिट को चेंज करने के लिए क्या करना है कि रोज रात में सोने से पहले फोन उठाया और उसमें 20 सेकंड का 30 सेकंड का एक सेल्फ वीडियो बनाया खुद से बात करते हुए, और याद किया कि आज दिन में क्या अच्छा किया। और ऐसा कोई दिन नहीं हो सकता है जिसमें तुम कुछ भी अच्छा ना करो, कुछ तो अच्छा हर दिन करते हो आप। कुछ नहीं किया तो आपने यूट्यूब पे ही कोई वीडियो सुन लिया होगा, अगर लाइब्रेरी नहीं जा पाए तो। कुछ नहीं तो आपने 2-4 क्वेश्चन कहीं तो बनाए होंगे। तो जो भी अच्छा किया आपने उस दिन में, उस अच्छे एक्टिविटी को शाम में एक बार अपने आप को बोल के देखो, तो आपको एक सेल्फ एप्रिसिएशन मिलेगा और आपको बहुत अच्छा लगेगा। क्योंकि स्कूल में आप सबके फेवरेट टीचर अलग अलग थे, और बंद करके याद करो उन फेवरेट टीचर को, वो डिजर्व करते हैं 1 मिनट के लिए याद करना। लेकिन उन सारे फेवरेट टीचर में 2 बातें कॉमन थी। पहला, और मैं जानता हूं सबके बारे में कैसे, क्यों, क्या 2 बातें कॉमन थी? पहली बात कि उन फेवरेट टीचर ने कभी ना कभी आपको अप्रिशिएट किया था कि वाह तेरे अंदर भी कुछ बात है, तू बम है, फटेगा किसी दिन। अप्रिशिएट किया था ना फेवरेट टीचर ने, याद करो। दूसरी बात क्या है कि उसी सब्जेक्ट में हमारा ग्रोथ सबसे अच्छा हुआ था, हम सबसे ज्यादा फाड़ के लाए थे। जैसे मेरी फेवरेट इंग्लिश की रंजना मैम थी, और मुझे याद है कि उस टाइम मेरा इंग्लिश सबसे स्ट्रांग हो गया था। तो यानी एक तो यह बात है कि दुनिया में हर एक कोई एप्रिसिएशन का भूखा है। दूसरी बात क्या है कि जिस भी एरिया में एप्रिसिएशन मिलेगा आपका परफॉर्मेंस बढ़ जाएगा। इसीलिए यह जरूरी है कि शाम के समय 1 मिनट 30 सेकंड सही खुद से बात करें, क्योंकि आज की भीड़भाड़ वाली जिंदगी में हमें कोई भी अप्रिशिएट नहीं कर रहा है, कोई अप्रिशिएशन नहीं दे रहा है। तो अगर कोई नहीं दे रहा है तो हम खुद अप्रिशिएट देंगे खुद को, क्योंकि हमारे अंदर भी एक आवाज आती है, एक चेतना है, एक कॉन्शियसनेस है ना। तो वो कॉन्शियसनेस इंप्रेस्ड होती है जब हम
खुद पे खुश होते हैं तो, या कुछ ऐसा करके दिखाते हैं तो आपने जो भी दिन में अच्छा किया उसको एक 20 सेकंड के वीडियो में रिकॉर्ड करिए, अपने फोन पे ही रखिए, किसी को भेजने की भी जरूरत नहीं है, लेकिन खुद से एक 20 मिनट एप्रिशिएशन वाली बात करिए कि आज दिन में अच्छा क्या किया। आप देखोगे जब आप खुद से एप्रिशिएट करोगे खुद को तो एक हैप्पीनेस भी मिलेगी, परफॉर्मेंस बढ़ेगा और कंसिस्टेंसी रहेगी, इसके चांस बेटर होंगे कि आप रोज आके फिर से अपने आप को एप्रिशिएट करने के लिए कुछ बेटर पढ़ाई करोगे। ओके, तो प्लीज एक हैबिट बनाइए सेल्फ एप्रिशिएशन की और अपने आप से निगेटिव बातें मत करिए। आप अभी सिचुएशन कुछ भी हो आप जरूर फोड़ोगे, बस खुद पे वर्क करते रहिए। 2 स्टोरी मैं और सुनाना चाहूंगा ताकि आप ये समझ पाएं कि डील कैसे करना है और आगे कैसे बढ़ना है। एक स्टोरी है एक चाइनीज फार्मर की जिसके पास एक घोड़ा था और एक बेकार नाकारा बेटा था। तो एक बार क्या हुआ, उसका घोड़ा जंगल में भाग गया। अब पूरे गांव वाले रोने आए कि हे क्या होगा तेरी किस्मत, तो एक तो लड़का तेरा वैसे बेकार था, घोड़ा और भाग गया, हाय दैया क्या होगा तेरे साथ। तो चाइनीज फार्मर ने बोला लेट्स सी, देखते हैं क्या होगा। घोड़ा इतना टैलेंटेड था कि 2 दिन में जंगल से 4 घोड़ियों को पटाके वापस ले आया। अब गांव वाले एकदम अरे भाई ये कैसे हो गया, ये कैसे हो गया, आ गए बधाई देने तुरंत, वाह 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 क्या घोड़ा था, क्या घोड़ा था, 4 घोड़ियां भी ले आया, अब तो मजे आ जाएंगे, तुम्हारी कमाई बढ़ गई, खुश हो मिठाई बांटो। तो चाइनीज फार्मर क्या बोला, लेट्स सी, देखते हैं, क्यों एक्साइटेड हो रहे हो। अब वो जो उसका बेकार नाकारा बेटा था उसने सोचा कि एक दिन जंगली घोड़ी की सवारी करता हूं, वो बैठ गया उसके ऊपर, लेकिन जंगली घोड़ी ट्रेंड तो थी नहीं, उसने मारी लात और फेंक डाला उसको, उसके पांव टूट गए और उसमें फिर एक लात और मार दी, खतरनाक फ्रैक्चर हो गया एकदम। जैसे फ्रैक्चर हुआ गांव वाले फिर आ गए रोने, वो 4 लोग, हे भगवान क्या होगा तेरा इकलौता बेटा, वो भी बेकार हो गया, जिंदगी भर ढंग से नहीं चल पाएगा, कौन हमारे में से कोई अपनी बेटी इसको नहीं देगा, इसकी शादी नहीं होगी, इसके बच्चे नहीं होंगे, ये क्या करेगा। गेस करो चाइनीज फार्मर ने क्या आंसर दिया होगा, लेट्स सी, देखते हैं क्या होता है। अगले ही हफ्ते उस गांव में चाइना के राजा के सारे सैनिक आए रिक्रूट करने के लिए, सारे गांव के जितने भी मर्द थे उनको अपने सेना में रिक्रूट करने के लिए, क्योंकि जापान से युद्ध चल रहा था, उनको सेना में नए सिपाहियों की जरूरत थी। पूरे गांव के लड़के चले गए, कौन नहीं गया, चाइनीज फार्मर तो बूढ़े थे वो नहीं गया बाप, और वो बेटा जिसका पांव टूटा था वो नहीं गया। अब पूरे गांव में 45 लड़कियां और लड़का सिर्फ एक चाइनीज फार्मर का बच्चा। अब आ गए फिर से पूरे गांव वाले बधाई देने कि अरे हमारी बेटी से कर लो, हमारी से कर लो, क्या किस्मत है तुम्हारी, तुम्हारा बेटा अच्छा हुआ एक्सीडेंट हो गया था। तो गेस करो चाइनीज फार्मर ने क्या बोला, चाइनीज फार्मर ने बोला लेट्स सी। समझे क्या कहना चाह रहा हूं मैं कहना यह चाह रहा हूं कि जब भी लाइफ में हम सक्सेस होते हैं या ऑब्स्टेकल आती है, लोग आ जाते हैं कहने के लिए अच्छा हुआ बुरा हुआ, हमें क्या आंसर देना है, देखते हैं, लेट्स सी। क्योंकि जो सिचुएशन आपको खराब लग रही है हो सकता है फ्यूचर में आपको पता चले कि वही आपके साथ सबसे अच्छा हुआ था। जैसे उस चाइनीज फार्मर के बेटे का पांव टूटा था, लेकिन पांव टूटने की वजह से वो अकेला बच्चा बच गया गांव में और चाइनीज फार्मर को भी सहारा मिला। तो द पॉइंट इज कि बुरी और अच्छी चीजों को जल्दी में जज मत करो, हो सकता है ये मौका है खुद पे काम करके फोड़ के दिखाने का, और आप फाड़ के निकलो, बस लगे रहो खुद पे काम करने का। एक जाने से पहले मैं आखिरी बात जरूर आपको बताना चाहूंगा कि थ्योरी और एमसीक्यू दोनों के दोनों इंपॉर्टेंस रखते हैं, बट थ्योरी में भी वो थ्योरी जो डी क्लटर है, जिसमें से कचरा हटा दिया गया है। तो जब भी आप प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी बनाइए, जैसे अभी आने हैं, बचे हुए हैं आपके पास 3.5 महीने, कम से कम 3.5 मंथ बचा हुआ है तैयारी में,
उसमें से आधे महीने को आप हटा भी दें तो कम से कम 3 महीना है। उस 3 महीने में जब भी, पहले तो आप ये करो कि PYQ 5 साल नीट, जिसमें 1000 होंगे, 1000 क्वेश्चन होंगे इसमें 5 साल नीट में, और 5 साल FMG, 5 साल FMG में क्वेश्चन होंगे। कितने क्वेश्चन होंगे? 300 इंटू 2 600, 600 इंटू 5 3000, 3000 करीब। तो टोटल बस 4000 क्वेश्चन हैं। आप एक फिक्स टारगेट बनाओ कि डेली जो एग्जाम का टाइम होता है 2 सेशन, उस 2 सेशन में मैं उतने ही क्वेश्चन बनाऊंगा जो एग्जाम में आते हैं। कोशिश करो कि 100 क्वेश्चन डेली बनाओ 2 सेशन में, उस टाइम में एटलीस्ट 100 क्वेश्चन जरूर बनाओ। टारगेट तो बहुत बड़ा बड़ा बना सकते हैं हम लोग, बट टारगेट जो अचीवेबल है वो ये जरूर है कि एटलीस्ट 100 PYQ आप डेली बना सकते हो। अगर आपका बेस स्ट्रांग हो चुका है तो ये तो आप डेली करना चाहिए। फिर बचे हुए, इसमें कितना टाइम जाएगा? अगर आप 100 क्वेश्चन बना रहे हो, 100 क्वेश्चन में 3 से 4 घंटे जा सकते हैं। बचा हुआ जो आपका डेली का 3-4 घंटे का टाइम है, उस 3-4 घंटे में जब आप थ्योरी पढ़िए तो 2 सब्जेक्ट की थ्योरी सेम डे में पढ़िए, क्योंकि सिर्फ एक सब्जेक्ट की थ्योरी पढ़ने में आदमी बोर हो जाता है और परफॉर्मेंस वो निकल के नहीं आता है। और ऐसा रोज करने की जरूरत नहीं है। कभी कभी क्या होता है, हमारा एक सब्जेक्ट में मन लग जाता है, तो जिस दिन मन लग गया उस दिन खुद को मत रोको, केवल एक सब्जेक्ट पढ़ो। लेकिन मन कभी कभी लगता है, तो इसलिए परफॉर्मेंस इंप्रूव करने के लिए और नयापन लाने के लिए हमेशा 2 सब्जेक्ट साथ में पढ़ो। जैसे एक मेडिसिन ले लिया तो साथ में आप साइकाइट्री, एनेस्थीसिया, रेडियो, ऑर्थो भी कर लो उसी टाइम में, तो 15 दिन में आपका मेडिसिन और सारे 4 शॉर्ट सब्जेक्ट सब रेडी हो जाएंगे। तो आपको भी बेटर लगेगा कि अरे इस 15 दिन में मैंने 4-5 सब्जेक्ट रिवाइज कर लिया, और इंटरेस्ट भी आएगा, परफॉर्मेंस भी बढ़ेगा। अगर ये 2 काम आप डेली करते रहे, 3-4 घंटे थ्योरी रिवीजन जो नोट्स ऑलरेडी बने हैं उसी के, और 3-4 घंटे PYQ एग्जाम वाले टाइम पर एटलीस्ट 100 क्वेश्चन पर डे, तो डेफिनेटली मैं लिख के देता हूं 3 महीने आप ये कंसिस्टेंटली ये काम रोज करिए और आपका डेफिनेटली स्कोर रिजल्ट आएगा। लेकिन ये दोनों वर्क रोज करके देखिए, और नहीं आता है उसके बाद स्कोर, तब मुझे बताइए। तो आपने भी सुना होगा ये शायरी कि गिरते हैं सहसवार ही मैदान जंग में, वो तिफल क्या गिरेंगे जो घुटनों के बल चला करते हैं। जो लड़ते हैं, घोड़े पे सवार होकर लड़ते हैं या जंग में लड़ते हैं, वही तो हारेंगे या जीतेंगे। जो ऑलरेडी घुटनों पे हैं वो क्या गिरेंगे। आपने एग्जाम दिया, तैयारी करी, तब तो पास और फेल हुए। ये मत सोचो पास फेल हुए, लड़े तो सही पूरे 100% देके। तो इसी तरह से PYQ बनाने में डरो मत, भिड़ो PYQ से। और एक बार PYQ को ढंग से बनाया 10-10 के ब्लॉक में, कुछ भी स्कोर आया, लड़े तो सही, इस पे अपने आप पे एप्रिसिएशन करो और अपने आप पे प्राउड रखो। और इस स्ट्रैटेजी से आप पढ़ो, 3 महीने के बाद आप डेफिनेटली पास करोगे। 3 महीना छोड़ो, सिर्फ 1 महीने में आपका स्कोर 15-20% इंप्रूव कर जाएगा, अगर आपने ये काम 1 महीने तक रेगुलर किया। तो सारे बहाने को साइड करो और जितना बड़ा टारगेट बनाओगे, एक और बात मैं बताता हूं, अगर माइंड को बहुत बड़ा टारगेट दे दोगे तो हमारा माइंड होमियोस्टेसिस पसंद करता है, वो बड़े काम को कोई बहाना बना के टाल देगा। तो शुरू में ही 100 क्वेश्चन और 3-4 घंटे थ्योरी रिवीजन का टारगेट मत दो, वरना आपका माइंड आपसे कोई ट्रिक खेल देगा और कोई बहाना बना के पढ़ाई ही नहीं करेगा। शुरू में टारगेट दो कि मुझे बस 1 क्वेश्चन बनाना है डेली और मुझे सिर्फ 5 मिनट पढ़ना है। अब 1 क्वेश्चन और 5 मिनट का तुम्हारा ब्रेन कोई एक्सक्यूज नहीं बना पाएगा, और जैसे तुम 1 क्वेश्चन बनाने जाओगे या 5 मिनट पढ़ने जाओगे, तुम्हारा मन लग जाएगा और तुम थोड़ा और पढ़ लोगे। तो पढ़ाई शुरू करने का यह बेस्ट स्ट्रैटेजी है। टारगेट क्या बनाओ? 1 क्वेश्चन, 5 मिनट थ्योरी। इस टारगेट को कम से कम डेली अचीव करो, और डेली अचीव करने से तुम्हें एक रूटीन बन जाएगी, हैबिट बन जाएगी, और तुम फाड़ के रिजल्ट ले आओगे। ओके, तो मेरा पूरा प्यार और सपोर्ट है आपके साथ। 2 चीजें मैं कहना चाहूंगा कि आप कभी मत भूलो, एक खुद को एप्रिशिएट करना, और दूसरा कंसिस्टेंसी मेंटेन करना। छोटा सा भी रूटीन बनाओ, 1 क्वेश्चन और 5 मिनट थ्योरी का भी, तो उसको डेली करो, बीच में ब्रेक मत दो।
और सब अच्छा होगा। सो थैंक यू सो मच, आपने ये सेशन सुना, आपके प्यार के लिए मैं एहसानमंद हूं। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए हस्ता ला विस्ता, 10 का धनिया, बाय बाय, थैंक यू सो मच, थैंक यू।